We know that India is agro-based economy. भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है. It means most of the people are engaged in agricultural activities. So agriculture requires fertilizers, chemicals, pesticides. फर्टिलाइजर हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. खासतौर से जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया और जब से हम मल्टीपल क्रॉपिंग या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगे, तब से फर्टिलाइजर्स की डिमांड और भी ज्यादा हमारी इंक्रीज हो गई है. अर्लियर फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स हैं established by the government, ये सरकार के द्वारा स्थापित किए गए. How many public sector enterprises are there? कितने प्लांट्स हैं जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं, प्राइवेट सेक्टर के कितने हैं, टोटल प्रोडक्शन कितना है, ये आपको पता होना चाहिए. सब्जेक्टिव पेपर आता है तो 1 मार्कर में हमारा पूछा जाएगा कि कितने प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के, गवर्नमेंट ने कितने एस्टैब्लिश किए हैं, प्राइवेट सेक्टर के टोटल कितना यूटिलाइज करते हैं हम. जैसे हमने आयरन और स्टील के बारे में पढ़ा था कि इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2010-11 टोटल स्टील कंजम्पशन इज 68 kg पर कैपिटा. प्रति व्यक्ति एक साल के अंदर लगभग 68 किलोग्राम लोहे का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जबकि अगर वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो 208 kg पर कैपिटा कंजम्पशन है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया में लोग लगभग 208 किलोग्राम प्रति व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं. अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए तो और भी ज्यादा. इट मींस आयरन और स्टील का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर कम हो रहा है, जबकि ज्यादा अवेलेबल है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें और ज्यादा आयरन और स्टील प्लांट्स एस्टैब्लिश करने की जरूरत है. फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री. द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea. अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो बेसिक फर्टिलाइजर्स जो है इस्तेमाल होता है, दैट इज यूरिया, phosphatic fertilizers and ammonium phosphatic, which is also known as DAP, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. Mark it, underline it. हम बेसिकली नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, which is also known as urea, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate named as DAP, also known as DAP, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. The third, potash, is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash. हम किस फर्टिलाइजर को या किस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, दैट इज पोटैश, क्योंकि हमारे यहाँ पर पोटैश का कोई रिजर्व नहीं है, तो हमें पोटैश जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता है. और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म. आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. राइट डाउन द मेजर एरियाज where we have fertilizer plants. These are Gujarat, underline it, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala. Contribute towards half of the fertilizer production. हमारे देश में जितना फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है उसका 50% पार्ट प्रोड्यूस किया जाता है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब और केरला में. Other significant producers are, और उसके अलावा फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं हमारे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक. ये सारे स्टेट्स मिलकर 50%, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश, केरला, ये सारे मिलकर 6 स्टेट्स 50% प्रोडक्शन करते हैं और बाकी 50 प्रोडक्शन जो है 50% प्रोडक्शन अदर स्टेट्स मिलकर करते हैं. कारण कि यहाँ पर इसकी कंजम्पशन भी ज्यादा है फर्टिलाइजर्स की. पंजाब एग्रीकल्चर में नंबर 1 है, यूपी एग्रीकल्चर स्टेट है, तो यहाँ पर इस्तेमाल भी ज्यादा होता है. सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज सीमेंट का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स बनाने के लिए,
रेल ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है क्योंकि हैवी और बल्की रॉ मटेरियल है। रॉक्स से पार्टिकल्स को या बड़े बड़े स्टोन्स को निकाला जाता है, उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, तब जाकर हमारी सीमेंट तैयार होती है। Where should it be economically viable to set up the cement manufacturing units? Or the industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. हम बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर सीमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में, अरब कंट्रीज के अंदर हमारे यहाँ से सीमेंट जाता है क्योंकि वहां पर सीमेंट की प्रोडक्शन नहीं है, कारण रेत है और तेल है जमीन के अंदर। हमारे पास तेल नहीं है तो हम तेल उनसे बनवाते हैं। पानी महंगा है, नो डाउट, इसलिए वेस्टेज कम होती है। अच्छा, हमारे यहाँ पानी फिर भी रहेगा, उनका तेल खत्म, और जिस दिन तेल खत्म उस दिन तेल खत्म, क्योंकि इकोनॉमी इज टोटली बेस्ड ऑन क्रूड ऑयल। जो अरब कंट्रीज हैं उनकी अर्थव्यवस्था बेसिकली डिपेंड ही तेल पे करती है, और जिस दिन तेल के कुएं खाली हो जाएंगे। Yes, next is the first cement plant market. The first cement plant was established in 1904. पहला सीमेंट प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था 1904 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, और आजादी के बाद लगातार हमारी सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, automobiles provide vehicle for quick transportation of goods, services and passengers. Trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various sectors. भारत में देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत सारे व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्लांट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर कि ऑटोमोबाइल्स, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, मल्टी पर्पस व्हीकल्स का निर्माण किया जाता है। हरियाणा में कौन कौन से हैं? हरियाणा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुड़गांव, फरीदाबाद, हीरो होंडा, मारुति, आयशर ट्रैक्टर, व्हाट इज दिस? ये सारी व्हीकल्स तो हैं। एटलस साइकिल सोनीपत बंद हो गया तो काम। कुछ जीके भी पढ़ लिया करो, अपने प्रांत के बारे में पता होना ही चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, खाली नीरज चोपड़ा और अनुभव आकर से काम नहीं चलेगा, पेपर में जीके आती है। Yes. After the liberalization, the coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars. जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई आफ्टर 1991 या 1991 से, तब से हमारे देश में जो व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स, इनकी डिमांड लगातार इंक्रीज होने लगी। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ये भी था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हुआ, बाहर से एमएनसीज आई तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आई। 90s के टाइम पीरियड में ही हमारे यहाँ पर ज्वाइंट सेक्टर के अंतर्गत मारुति प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया था। तब ये मारुति सुजुकी था, अभी ये खाली मारुति है। जापानीज फर्म के साथ कोलैबोरेशन करके इस प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया था हरियाणा में। और पहला मॉल, जो कि सबसे बड़ा मॉल भी माना जाता है, कौन सा है? गुड़गांव में एमबीएंस मॉल, वो भी यही बना था हरियाणा के अंदर ही। एमएनसी सबसे पहले इंडिया में गुड़गांव के अंदर ही आई थी, बाद में अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यस, द इंडस्ट्रीज लोकेटेड अराउंड कहां पर हैं? दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। इनमें से कोई भी एक सिटी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। लोकेट किया हुआ
Next is IT sector or information technology and electronic industry. The electronic industry covers a wide range of products from transistor set to the television. रेडियो बनाने से लेकर टीवी बनाने तक सारी चीजें जो है या मोबाइल से लेकर सेलुलर फोन तक, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, एवरीथिंग किसके अंदर आता है? आईटी सेक्टर के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. Other equipments required by the telecommunication industry. Bangalore has the emerged as the major electronic capital of India. Market, underline it. Which city is known as the capital of electronic items, electronic goods? Bangalore. Other important centers for electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, and Coimbatore. The major industry concentration is at Bangalore, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad, and Pune. A major impact of this industry has been on employment generation. ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो किसकी है? आईटी सेक्टर के अंदर है, एम्प्लॉयज की. और जब पूरे दुनिया में लॉकडाउन था, आईटी सेक्टर फिर भी काम कर रहा था. ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग मेथड, वर्क फ्रॉम होम, ये कहाँ से चल रहा है? आईटी सेक्टर की वजह से चल रहा है. ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा फीमेल एम्प्लॉयज हैं. 31% एम्प्लॉयज जो है इस सेक्टर के अंदर वो फीमेल्स हैं, और लगातार इसकी ग्रोथ हो रही है. आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा डिमांड होगी, जिस ऑक्यूपेशन की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, स्किल्ड वर्कर जिसके लिए सबसे ज्यादा चाहिए, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर मेकर, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स, इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी. नो डाउट इनका सैलरी पैकेज भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा. नेक्स्ट इज द continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरी दुनिया में आईटी इंडस्ट्री में भारत का वर्चस्व है. यानी कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या मोस्ट ऑफ द एमएनसीज, वेदर इट इज गूगल और एनी अदर, कौन सी है, याहू, और जो आप लोगों को पता होंगे, जिनके हेड जो है वो इंडियंस ही हैं. तो आईटी सेक्टर के अंदर हम लोग स्टार्टिंग से ही हमारी ग्रोथ अच्छी है, स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा है हमारे पास, और आने वाले समय में आप में से भी कोई वहां तक पहुंचे. Next is industrial pollution and environmental pollution. Pollution is the major drawback of industries. No doubt, industries are important for economic development, for economic growth, to generate employment, to recover or remove poverty. इन सब चीजों के साथ साथ जो मेजर ड्रॉबैक है, that is environmental pollution. Types of pollution. Yes. Air, water, land, noise, and noise. Vehicles are the major cause of air pollution. Industries are the major cause of pollution. Air pollution जो सबसे ज्यादा होता है वो व्हीकल्स के कारण और इंडस्ट्रीज के कारण होता है. तो हमें ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके. व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन? प्री मार्कर में जो बच्चे फेल होने की स्थिति में हो उनको पास करने के लिए बोर्ड एक क्वेश्चन डाल सकता है. ठीक है, कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं और कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं. सबसे मेजर जो इसका रिमूव करने का या कम करने का उपाय है, सजेशन है, दैट इज मोर ट्रीज. ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कंसंट्रेट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इससे कि हमारा पोल्यूशन कम होगा. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पोल्यूशन में? कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब आपको पता होना चाहिए. तो 1 मार्कर में पूछा जा सकता
पोल्यूशन, केमिकल्स जो निकलते हैं फैक्ट्री से उनको वो डंप नहीं करते प्रॉपरली, उसको ट्रीट नहीं करते और सीधा ही उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पानी की क्वालिटी है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। उसका इफेक्ट है कि हर साल लाखों समुद्री जीव जो हैं वो इसकी वजह से मर जाते हैं। मछलियां जो कि यस एक्वेटिक लाइफ सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है इससे। पानी साफ करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन केमिकल या वाटर पॉल्यूशन की वजह से ये लगातार खत्म हो रहे हैं और उसका एज अ रिजल्ट पानी की क्वालिटी जो है वो लगातार खराब हो रही है। अर्थ पे उतना ही वाटर अवेलेबल है जितना कि अर्थ बनने के टाइम था, लेकिन इस केमिकल की वजह से वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो क्वालिटी है वाटर की वो डिक्रीज होती जा रही है। कभी कभी सुनने में आता है कि विराट कोहली जो है वो बाहर से पानी मंगवाता है, उसकी पानी की बोतल 700 रुपए पर लीटर के हिसाब से, ताकि उसमें वो जो पानी होता है मिनरल्स होते हैं, नेचुरल मिनरल्स, वो हेल्दी रह सके। ऐसा सुनने में आया, क्या पता ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन। ऐसे ही केमिकल्स जो इंडस्ट्री से निकलता है वेस्ट वो छोड़ दिया जाता है जमीन के ऊपर, उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। दूसरा माइनिंग इज आल्सो मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। एक्सेस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, जब ज्यादा जमीनी पानी का इस्तेमाल होता है तो लैंड के ऊपर एक सॉल्टी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से भी लैंड की क्वालिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। माइनिंग में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे आकर जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नॉइस, ये हमें शारीरिक की बजाय मानसिक रूप से ज्यादा इफेक्ट करता है। नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा तेज आवाज की वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है, हमारी जो हियरिंग पावर है उसके ऊपर इफेक्ट आता है, हमारी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर आपके पड़ोस में 24 घंटे बहुत ज्यादा तेज शोर होता होगा या आप किसी बारात घर के साथ रहते हैं तो आपका जीना आराम होगा। अगर आप स्टेशन के पास रहते हैं, नो डाउट आपको ट्रेन के टाइम तो याद हो जाएंगे, 7 बजे वाली या 6 बजे वाली या 9 बजे वाली, लेकिन उसकी वजह से वो दर 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 और जो सीढ़ियां बचती हैं सामने ट्रेन की, तो ये इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। और क्या यस कानों के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। और इन चीजों को दूर करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। ये एनवायरनमेंट को साफ रखना गवर्नमेंट की नहीं हमारी जिम्मेवारी है। पेड़ लगाना हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने घरों में पेड़ लगा सकते हैं, आसपास के एरिया में कोई खाली प्लॉट है, जमीन है, वहां पर हम लगा सकते हैं। अभी इस अगस्त के महीने में वर्ल्ड अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं जून में, और अगस्त के अंदर वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, जिसमें कि 7 दिन तक पौधारोपण किया जाता है। लाखों पौधे लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट देती है पौधों के लिए, लेकिन वो पौधे बेचारे गमलों में ही सूख जाते हैं, जगह ही नहीं है कहाँ जाके लगाएं। जहाँ जगह है वहाँ सरकार बेचारी पहुंच नहीं सकती। हम ये कहते हैं पेड़ लगाने से क्या फायदा है, सारे पत्ते गिरते हैं, गंदगी फैलती है, लेकिन जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट का फर्क होता है, कूलिंग होती है। गर्मी के मौसम में भी नॉर्मली जहाँ पर पेड़ है टेम्परेचर का 5 डिग्री सेल्सियस तक फर्क होता है। पेड़ के होने की वजह से अगर आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं और एकदम से अगर आप किसी पेड़ की छाया में खड़े होते हैं तो आपको खुद को ये महसूस होगा कि कितनी ठंडक है। नॉर्मली भी जिस एरिया में पेड़ होते हैं वहाँ के टेम्परेचर में जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ से 5 से 7 डिग्री का डिफरेंस होता है। बारिश ज्यादा आती है उस एरिया के अंदर, जहाँ ई रिक्शा या ई व्हीकल ज्यादा चलते हैं वहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है रादर देन दोज एरियाज जहाँ पर कि ये पेट्रोल डीजल या फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है आपका एनटीपीसी। इसके ऊपर कई साल पहले एक प्री मार्कर क्वेश्चन आया था। क्या है ये एनटीपीसी? क्या है बेटा राहुल, व्हाट इज एनटीपीसी?
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी जो है वो मेजर पावर प्लांट्स है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ कोयले की सहायता से। यहाँ पर पॉल्यूशन होता है, लेकिन उस पॉल्यूशन को कवर अप करने के लिए जो चिमनी होती है वो इस तरह से, जैसे मैं पानीपत में थर्मल पावर प्लांट देखा है, इस तरह से चिमनी होती है और जो ऊपर यहाँ से धुआं निकलता है इसके लिए ऊपर वाटर सप्लाई होती है, यहाँ से पानी की पाइप जाती है और इस धुएं को कवर कर देती है। यहाँ जाली लगी हुई है ऊपर धुआं निकलने के लिए, लेकिन ऊपर से वाटर सप्लाई होती है तो वो सारा डस्ट जो है नीचे आता है। और एक एग्जीबिशन थी जिसमें एक बच्चा दिखाया था कि कैसे इस थर्मल ऐश का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दिखाया था कि थर्मल ऐश जो है कोयला, उस राख से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे ये शुगर मिल जो है, जो डस्ट जो रफेज या वेस्ट मटेरियल निकलता है शुगर मिल का, उससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसका इस्तेमाल मिल को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही प्लास्टिक का हम यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक जो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है सड़कें बनाने के लिए। एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो गई उससे और दूसरा ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो गई। ये जो हमारा फ्लाईओवर बना हुआ है डबल ये काठमंडी वाला, इसको प्लास्टिक से ही बनाया गया ताकि ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहे, इसीलिए बारिश में भी ये खराब नहीं हो। और ये जो सड़कें हैं हमारी, ये रोडी और तारकोल से बनती है। एज ए रिजल्ट जैसे जैसे बारिश आएगी रोडियां भी साथ साथ बाहर निकल आएंगी, फिर हो जाएंगे बड़े बड़े शानदार गड्ढे और उसमें होंगे